Hello everyone and welcome back to my channel. So, this is the second part of the topic Kings and Kingdoms. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन राजपूत्स और पालास के बारे में पढ़ा था. तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गुर्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, जो और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज रीजनल किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The Gurjara Pratiharas. So, the Gurjara Pratiharas ruled over western India and parts of the upper Gangetic Valley. Basically जो प्रतिहारास थे, गुर्जारा प्रतिहारास थे, उन्होंने इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर रूल किया था. यानी कि गुजरात, राजस्थान, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर ये गुर्जारा प्रतिहारास ने रूल किया था. एंड उन्होंने काफ़ी सारे गेंजेटिक वैली के भी पार्ट पर रूल किया था. अब ये गेंजेटिक वैली क्या है? बेसिकली गेंजेटिक का मतलब है जो गंगा रिवर है उसके बैंक यानी कि किनारे पर जो वैली थी वहाँ पर उन्होंने उसके काफ़ी सारे पार्ट्स पर रूल किया था. द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज हरिचंद्रा. द गुर्जारा प्रतिहारास रूलर्स rose to power because they defeated the northern boundaries from invasions from 712 to 1000. बेसिकली जो फाउंडर हैं इस एम्पायर के, गुर्जारा प्रतिहारास के फाउंडर हरिचंद्र थे और उन्होंने बेसिकली जो गुर्जारा प्रतिहारास थे उन्होंने डिफीट किया था नॉर्दर्न बाउंड्री के इन्वेडर्स को, मतलब ऐसे इन्वेजन्स को और ऐसे इन्वेडर्स को जो कि दूसरी कंट्रीज से इंडिया की तरफ आ रहे थे अपना रूल करने. तो उन्होंने उनको डिफीट किया था. कहाँ से? जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज की तरफ से आ रहे थे. डेट क्या है? 712 to 1000. द गुर्जारा प्रतिहारास गेन prominence during the rule of Nagabhata I, who conquered Malwa and Bharuch. बेसिकली जो गुर्जारा प्रतिहारास है उनको प्रोमिनेंस कब मिली? जब नगभट वन का टाइम था रूलिंग का, जब वो रूल कर रहे थे और उन्होंने मलवा और भरूच को कॉन्क्वर कर लिया था, यानी वहाँ पर अपना राज कर लिया था. मिहिर भोजा 836 to 890 was the most famous of the गुर्जारा प्रतिहारा रूलर्स. तो मिहिर भोजा एक गुर्जारा प्रतिहारा के ही डायनेस्टी के एक रूलर थे जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और उन्होंने रूल किया था 836 से लेकर 890 तक. हम ये नहीं बोल सकते कि इतने टाइम उन्होंने रूल किया था. ये बेसिकली उनका बर्थ एंड डेथ का टाइम बताया गया है कि हाँ ये इस टाइम पे उन्होंने बर्थ लिया था एंड ये उनकी डेथ की डेट है. ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल. उन्होंने कन्नौज को उस टाइम पर कॉन्क्वर किया जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में ही, और उसे अपना कैपिटल बनाया. ही फर्दर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू पार्ट्स ऑफ पंजाब, अवध, मालवा एंड गुजरात. फिर उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया कहाँ तक? पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात तक. जो उनके बेटे थे महेंद्र पाला, he helped in expanding the empire further by conquering Magad and North Bengal. तो once the मिहिर भोजा died, तो उनके जो बेटे थे महेंद्र पाला, उन्होंने फिर मदद की आगे की जनरेशन को अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करने में. आगे उन्होंने फिर मगध को कॉन्क्वर किया और नॉर्दर्न पार्ट बंगाल का उसे भी कॉन्क्वर किया. The Gurjara Pratiharas declined in the 10th century with the invasion of Mahmud of Ghazni. And then suddenly एक इन्वेडर थे अफ़गानिस्तान से, ही वॉज एन अफ़गानीज़, जिनका नाम है महमूद ऑफ गज़नी. इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे मे बी इन द नेक्स्ट पार्ट. सो महमूद ऑफ गज़नी उन्होंने इंडिया में एंटर किया एंड देन बहुत सारे पार्ट्स को इन्वेड किया, काफ़ी कुछ लूटा इंडिया से. एंड जो गुर्जारा प्रतिहारास थी उनकी जो डिक्लिनेशन थी डायनेस्टी की वो 10th सेंचुरी के अराउंड हो गई. नाउ राष्ट्रकूटास. So the Rashtrakutas were a powerful dynasty of the Deccan region. They were Samantas of the Chalukyas. Basically जो राष्ट्रकूटास थे, हमने पहले भी पार्ट में पढ़ा कि वो एक पावरफुल डायनेस्टी थी डेक्कन रीजन की, और वो चीफ सबॉर्डिनेट्स भी थे, वॉरियर चीफ भी थे चालुक्यास के. समांतास का मतलब क्या होता है? वॉरियर चीफ्स या फिर सबॉर्डिनेट्स ऑफ द किंग हु गेन प्रॉस्पेरिटी एंड हु गेन पावर. जब उनका जो लॉर्ड होता है वो कहीं बिजी होता है. सो एज द चालुक्यन किंगडम डिक्लाइंड
दंती दुर्गा, द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा किंगडम, डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस आफ्टर ओवरथ्रोइंग हिज चालुक्यन ओवरलॉर्ड। बेसिकली जो चालुक्यन किंगडम था उसके एक हम बोल सकते हैं समानता थे दंती दुर्गा, एक सबॉर्डिनेट थे दंती दुर्गा, जिन्होंने राष्ट्रकूटा किंगडम की राष्ट्रकूटा किंगडम को स्टैब्लिश किया था और ये राष्ट्रकूटा किंगडम के फाउंडर थे। तो जब चालुक्यन किंग्स कन्नौज को इन्वेड करने में और कन्नौज को कॉन्क्वर करने में जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है उसमें बिजी थे, तो दंती दुर्गा ने क्या किया, जो पीछे का एम्पायर था चालुक्यास का, उसे दंती दुर्गा ने अपने अंडर कर लिया एंड उसे वहाँ अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। तो वहाँ से जो राष्ट्रकूटा किंगडम है उसकी शुरुआत हुई थी। सो ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल सेरेमनी कॉल्ड दी हिरण्या गर्भा। तो उन्होंने एक रिचुअल सेरेमनी परफॉर्म की थी जिसका नाम है हिरण्या गर्भा, जिसका मतलब है द गोल्डन वॉम्ब, एंड इट वॉज सपोज टू लेट द रीबर्थ ऑफ द परफॉर्मर एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उन्होंने ये रिचुअल परफॉर्म किया था इसका मतलब है गोल्डन वॉर्म। तो इसका मतलब था, इसका जो इट वॉज सपोज्ड, यानी कि ये इट वॉज सपोज टू लीड द रीबर्थ ऑफ द परफॉर्मर एज अ क्षत्रिय, एंड इवन इफ वो क्षत्रिय नहीं भी है तो भी उसको उस परफॉर्मर को उसके रीबर्थ को लेड करने के लिए था वो। सो बेसिकली गोविंदा 3 from 793 to 814 and Amogha Varsha from 814 to 878 and Krishna 3 from 934 to 963 are some of the well known Rashtrakutas ruler। बेसिकली यहाँ पे कुछ नाम है और वो कब से लेकर कब से उन्होंने रूल किया था उनके कुछ नाम है। सो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, हम आगे बढ़ते हैं। In the north, the Rashtrakutas fought against the Palas and the Gurjara Pratiharas over the control of Kannauj, and in the south, they came into territorial conflicts with the Pallavas of Kanchipuram। Basically, नॉर्थ वाले रीजन में जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने पालास के अगेंस्ट फॉट किया था, फाइट की थी, एंड जो गुर्जारा प्रतिहारास थे उनके भी अगेंस्ट फाइट की थी। किसके लिए? ताकि कन्नौज पे उनका कंट्रोल हो सके राष्ट्रकूटास का। और साउथ में उनको काफ़ी सारे टेरिटरियल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले पल्लवास के साथ। पल्लवास थे कांचीपुरम की एक डायनेस्टी थी। सो राष्ट्रकूटास एनकरेज द ग्रोथ ऑफ कन्नड़ा। Amogha Varsha was a poet himself and he wrote poetry इन कन्नड़ा। बेसिकली जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने इंकरेज किया कन्नड़ा की ग्रोथ के लिए, एंड अमोघ वर्षा एक पोएट थे अपने आप में ही, उन्होंने पोइट्री भी लिखी थी कन्नड़ में। और द कैलाशनाथा टेम्पल एट एलोरा एंड द एलिफेंट्स केव नियर मुंबई वर कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूटास। तो ये जो कैलाशनाथा टेम्पल है एलोरा में और एलिफेंटा केव्स हैं मुंबई के पास, ये राष्ट्रकूटास ने ही बनवाए थे। ये एक इमेज है टेम्पल की। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। मैं पूरे वीडियो में इसका नाम 2-3 बार बोल चुकी हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ बेसिकली कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है हिस्ट्री का, ये पता होना चाहिए आपको। सो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या है? बेसिकली द फाइट बिटवीन द Palas, the Gurjara Pratiharas and the Rashtrakutas over the control of Kannauj is referred to as the tripartite struggle। तो जो लड़ाई थी, जंग थी पालास, गुर्जारा, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास में, ये 3 लोग थे। पाला डायनेस्टी, गुर्जारा प्रतिहारा की एक किंगडम थी और राष्ट्रकूटा का जो किंगडम था, इन 3 लोगों में बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि पालास और राष्ट्रकूटास साथ में है या फिर टीम अप कर लिया है कि किन 2 डायनेस्टीज़ ने, ऐसा नहीं। तीनों के अगेंस्ट थे, तीनों कोई भी किसी के साथ टीम में होने के लिए शामिल नहीं था। सो इसी को ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं कि जो लड़ाई थी पालास, गुर्जारा प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा के बीच में कि किसे कन्नौज पे कंट्रोल मिले, उसे ही ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। सो अब इसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोलते क्यों हैं? क्योंकि इसमें 3 पार्टीज लड़ रही थी और उन्होंने स्ट्रगल किया था। सो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल।
This is the basically definition if I talk about the tripartite struggle. Kannauj was an important city in the north. It was located in the upper Genetic Valley. Basically जो कन्नौज था वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी था नॉर्थ इंडिया में, और वो गेंजेटिक वैली के ऊपर लोकेटेड था. कोई भी डायनेस्टी जो कि इस एरिया पे कंट्रोल रखती थी उसे बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, क्योंकि कन्नौज उस टाइम पे एक ऐसी प्लेस थी. अब जैसे अभी इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, बट इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया तो वो मुंबई है. वैसे ही उस टाइम पे जो उनकी ड्रीम सिटी थी सारी डायनेस्टीज़ की वो थी कन्नौज, और इसी के लिए वहाँ पे लड़ाई होती थी कि हमें चाहिए ये कन्नौज का ये पार्ट, तो हमें पूरा कन्नौज का ये पार्ट चाहिए, राइट. तो इसीलिए डायनेस्टीज़ में लड़ाई होती थी. सो any dynasty having control over this area also had access to the rich natural sources and fertile land of the entire गंगा वैली. कन्नौज में कन्नौज के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल गंगा वैली थी. बहुत सारे मिनरल्स, रिच रिसोर्सेज सारे वहीं पर थे, जिससे ट्रेडिंग में क्या होता, अगर कोई एक डायनेस्टी के पास कन्नौज का एरिया आ जाता तो सारे मिनरल्स, गंगा वैली के रिसोर्सेज सब उसके पास होता. देन वो ट्रेडिंग करके अलग अलग कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान उन सबको ट्रेड करके एंड बेच के वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम पे पहुंच जाता कि वो फिर सबका लीडर हो जाता. तो इसीलिए कोई नहीं चाहता था कि कन्नौज किसी और पार्टी को मिले, एंड इसीलिए वो लड़ाई करते थे कन्नौज के लिए कि हमें रूल करना है कन्नौज पे, राइट. Since Harshvardhana's time, Kannauj was seen as the symbol of supremacy and each clan wanted to establish its hold over it. तो अगर हम बात करें हर्षवर्धना के टाइम की, तो कन्नौज एक बहुत ही ज़्यादा सुप्रीमेसी का सिंबल माना जाता था, एंड हर एक क्लैन चाहता था कि हम इस पे रूल करें. दिस स्ट्रगल विच परसिस्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 centuries वीकेंड दीज 3 kingdoms. अब ये जो स्ट्रगल था जो कि आराम से अप्रॉक्सीमेटली 2 centuries यानी कि 200 साल तक चलता रहा, पीढ़ियों और पीढ़ियों तक चलता रहा. इससे क्या हुआ, ये जो 3 किंगडम्स थे ये एट दी एंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि 2 centuries यानी 200 साल तक लड़ाई करना कोई आम बात थोड़ी है. उसमें कितने सारे जनता लगेगी, कितने सारे सिपाही, कितनी सेना लगेगी, कितने सारे जानवर, हाथी घोड़े, कितने सारे वेपन्स, तलवार वगैरह सब चाहिए होगा लड़ाई में. एंड धीरे धीरे सबकी ख़त्म भी तो जाएंगे रिसोर्सेज. कहीं ना कहीं जाकर सिपाहियों की, सेना की कमी होगी, किसी को जानवरों की कमी होगी, किसी को वेपन्स की कमी होगी. तो क्या हुआ, 2 centuries बाद इन ये तीनों किंगडम्स बहुत ही ज़्यादा ढीले पड़ गए और कमज़ोर हो गए. तो यही यहाँ पे बताया गया है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में कि उन्होंने इतने टाइम तक लड़ाई की कि एट दी एंड उनके रिसोर्सेज धीरे धीरे और लोग भी कम होने लगे, राइट. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर रीज़न हो सकता है इन तीनों किंगडम के डिक्लाइन का. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स. तो ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, एंड देन महमूद ऑफ गज़नी के बारे में, जो कि एक अफ़गानिस्तान से एक व्यक्ति थे जो कि इंडिया में आए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया का इन्वेड कर लिया था. देन हम मोहम्मद घोर के बारे में पढ़ेंगे एंड चोला किंगडम के बारे में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. तो ये फर्दर अपकमिंग पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे. इस पार्ट के लिए इतना ही. हमने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड 2 और डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, गुर्जारा, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज. ऐसे ही और भी डायनेस्टीज़ हैं जिनके बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में. तो टोटल हमने 4 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, राजपूत्स, पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड गुर्जाराज, प्रतिहाराज. तो इन सबको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को वापस भी देख सकते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स रियली वेल. अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड एनीथिंग जो भी हमने पढ़ा, so you can drop your doubt in the comment box down below. So yeah, we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.